नमस्कार। मेरे पीछे जो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, इसके जरिए आज मैं आपको 4 ऐसी खबरें बताने वाला हूं जो भारत के लिए तो जरूर गौरव की बात है, लेकिन पहली और आखिरी खबर चीन को परेशान करेगी। दूसरी खबर, पाकिस्तान की भारत कैसे चौतरफा घेराबंदी कर रहा है, जिसकी खबरें भी हमारे यहां की मीडिया में छपती तक नहीं है। मैं आज आपको चारों खबरें बताऊंगा। ज्यादातर खबरें तो आप ऐसे कहोगे कि ये तो भारतीय मीडिया ने कवर भी नहीं किया, या इंडियन मीडिया के अंदर तो ये खबरें छपी भी नहीं है। तीसरी खबर ऐसी है जिससे पाकिस्तान कुछ हद तक परेशान हो सकता है, लेकिन अमेरिका बहुत परेशान होने वाला है। अमेरिका से मुझे याद आया कि मैं पिछले कुछ समय से जिस तरीके से अमेरिका को एक्सपोज कर रहा हूं, भारत के भीतर अमेरिका की साजिशों को आम लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी वजह से इन अमेरिकी बेस्ड हमारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्होंने सबने हमारी रीच बहुत कम कर ली। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर चाहते हैं कि ये खबरें आम लोगों तक पहुंचे, तो आप जहां भी इसे देख रहे हैं, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फेसबुक पर शेयर करें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि प्लेटफॉर्म भले ही हमारी रीच ना बढ़ाए, लेकिन आप शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। पहली बड़ी खबर है जिसको इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया, इसलिए हमने इंडियन आर्मी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से यह खबर का स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया है सबूत के तौर पर, और ये दोनों फोटोज हमने शेयर की हैं। दरअसल इन दिनों जो अपने यहां इंडिया की जो थल सेना होती है, वैसे ही रूस के अंदर जो ग्राउंड फोर्सेस होती है, उनके कमांडर, जो ये बीच में आपको तस्वीर देख रही है, ये पूरा रशियन डेलीगेशन है, ये इंडियन डेलीगेशन की फोटो है। ये अगस्त के पहले सप्ताह में इंडिया के दौरे पर थे। अब रशियन कमांडर का इंडिया में होना, दिल्ली में होना, और दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक ज्यादा मायने क्यों रखती है, उसे समझिए। उसे समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच में वार्ता क्या हुई है। क्या क्या वार्ता हुई है? इंडिया रशिया आर्मी टू आर्मी कॉपरेशन, यानी कि इंडियन और रशियन आर्मी आपस में सहयोग करें। मैं चाइना के लिए क्यों टेंशन है, ये आगे समझाऊंगा आपको। लैंड वॉरफेयर एंड ऑपरेशनल अनुभव, सैन्य तकनीकी प्रशिक्षण, दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना। आपको कुछ दिन पहले याद है, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बहुत बदमाशियां शुरू कर दी। चीन ने बदमाशियां कैसे शुरू की? क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है, मानसून का समय होता है, तो इंडियन आर्मी को उन जो हाई रेंज वाले जो बर्फीले इलाके हैं वहां से नीचे आना पड़ता है। ये मानसून के समय भी होता है और ये सर्दियों के समय भी होता है। उस समय चीन अपनी गुस्ताखी करता है। डोकलाम भी आपको याद होगा, ऐसे ही समय में हुआ था। लेकिन रूस की जो सेना है, उसका बर्फीले इलाकों में युद्ध लड़ना और सरवाइव करना, इसमें बहुत कैपेबिलिटी है, वो बहुत सक्षम है, उनके पास इसका सबसे ज्यादा कौशल है। तो फिर दिल्ली में जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें इसी के इर्द गिर्द इंडिया असल में रूस से बर्फीले इलाकों में कैसे युद्ध लड़ा जाए, बर्फीले इलाकों में कैसे सस्टेन किया जाए, इसको लेकर टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। और अगर रशिया से इंडिया इस बारे में टेक्नोलॉजी लेता है, इस बारे में स्किल डेवलप करता है, तो फिर टेंशन किसको है? हमको पाकिस्तान से तो बर्फीले इलाकों में लड़ना नहीं है, बांग्लादेश से लड़ना नहीं है, म्यांमार से लड़ना नहीं, बर्फीले इलाकों में लड़ना है चाइना से। एक, चूंकि नॉर्थ पोल के करीब है रूस, तो उसकी इस मामले में एक्सपर्टीज है। यहां चाइना की टेंशन आपको समझ में आई। दूसरा, हम रशिया से क्या सीखना चाहते हैं? रशिया के पास में ना, जैसे अपन समंदर के अंदर बड़ी बड़ी जहाज आप चलते देखते होंगे पानी के अंदर, लेकिन रशिया के पास में दुनिया के अंदर इस मामले का रशिया एक्सपर्ट है कि आइस ब्रेकर शिप होती है, जो बर्फीले इलाकों में भी शिप चल सकती है। कुछ और देशों के पास में भी आइस ब्रेकर है, लेकिन रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में न्यूक्लियर एनर्जी वाला आइस ब्रेकर शिप्स होती हैं। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए महीनों महीनों तक बर्फीले इलाकों में ये शिप्स चल सकते हैं, उनको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं रहती है। अब इन दोनों बातों से समझिए कि भारत अगर बर्फीले इलाकों में इस तरह की कार्गो चलाने की टेक्नोलॉजी अगर रूस से ले रहा है, भारत अगर आर्मी के लेवल पर बर्फीले इलाकों में कैसे फाइट किया जाए, वहां पर किस तरह, क्योंकि भारतीय सेना को बहुत चैलेंज आता है, इंसानी लेवल पर तो चैलेंज आता ही है। इंडियन आर्मी जो हथियार यूज कर रही है वो भी जाम हो जाते हैं बर्फीले इलाकों के अंदर सर्दी के समय में, वो भी बड़ी टेंशन होती है। तो रूस के साथ मिलकर के दोनों मामलों में, और
जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का मामला है, जहां पर ये आइस में चलने वाले जो शिप्स होते हैं वो काम के होते हैं, व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा फायदे के होते हैं, वो भी अगर रूस के साथ मिलकर इंडिया ये काम करता है तो अगला जो खेल है वो इसका आइस ब्रेकर जो ये शिप्स है इनका खेल आपको चौथी खबर में समझ आएगा, जब मैं शशि थरूर के जरिए आपको एक खबर समझाऊंगा। याद रखिएगा, यहां आपको देखो, हमारे और रशिया के साथ में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कोई चाइना की खिलाफत के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा तो दोस्ती का मामला है, लेकिन जब हम वो टेक्नोलॉजी लेंगे तो यूज कहां होगी? यूज होगी चाइना के खिलाफ। तो अल्टीमेटली रशिया चाइना के खिलाफ भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, वो भी रशिया से आई है। वो खबर यह है कि रशिया ने अफगानिस्तान तालिबान के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन किया है। दुनिया का पहला देश बना है रशिया जिसने तालिबान के साथ में मिलिट्री कॉपरेशन पर साइन किया है। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले यह मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ था, तब बड़ी खबर बताता हूं। जिस वक्त रशिया ने तालिबान के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन किया था, ठीक उसी समय भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस में थे। पहला सवाल आपके लिए समझने लायक। दूसरी बात, क्या तालिबान के पास में इतना पैसा है कि वो रूस से महंगे हथियार खरीदे? रूस के तो बहुत ही महंगे हथियार होते हैं, क्योंकि रूस दुनिया की अग्रणी आर्म फोर्सेस और टेक्नोलॉजी के लेवल पर डिफेंस कैटेगरी का देश माना जाता है। अफगानिस्तान के पास तो उतना होगा नहीं पैसा। क्या रूस जो यूक्रेन में युद्ध में फंसा हुआ उसके पास में इतना सरप्लस पैसा है कि वो तालिबान को साथ में डिफेंस पैक्ट करेगा? एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा खर्च करेगा? नहीं, इतना एक्स्ट्रा पैसा तो अभी रूस के पास नहीं है, क्योंकि रूस दुनिया भर में अमेरिकी सैंक्शंस झेल रहा है, रशिया के साथ यूक्रेन के साथ में युद्ध में फंसा हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर रूस को इस बात के लिए पैसा दे कौन रहा है कि आप तालिबान को हथियारों की सप्लाई और टेक्नोलॉजी शेयर करना, डिफेंस कॉपरेशन किया जाए, इस बारे में पैसा दे कौन रहा है? पहला सवाल। इससे आपको अब समझ में आ गया होगा, मैं बार बार इस चेहरे पर घेरा लगा रहा हूं, इनका रूस में जाना कितना महत्वपूर्ण होता है। और मैंने नेताओं से बाहर अजीत डोभाल एकमात्र ऐसे ब्यूरोक्रेट कैटेगरी के व्यक्ति को देखा है जो जब जाते हैं किसी देश की यात्रा पर तो अपने साथ में बहुत ज्यादा पावर लेकर के जाते हैं। फैसले लेने का पावर, डील करने का पावर, मैसेज अगर अजीत डोभाल कन्वे करेंगे तो वो भारत सरकार का मैसेज जाएगा। इतने पावरफुल है अजीत डोभाल इन दिनों। दो खबरें आपको समझ में आ गई। रूस से हम बर्फीले इलाकों में लड़ने की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, रूस से हम बर्फीले इलाकों में शिप्स कैसे चलाए जाएं ये सीख रहे हैं। ये पहली खबर। दूसरी खबर, रूस अब उस तालिबान को हथियार और हथियारों के जरिए लड़ने की ट्रेनिंग वगैरह देगा जो तालिबान पिछले कुछ समय से आए दिन पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। और पाकिस्तान फायदा कैसे लेता है? बाकी तो तालिबानियों से पाकिस्तान की औकात नहीं है कि तालिबानियों से भी जीत ले, लेकिन पाकिस्तान के पास में एयरफोर्स है, फाइटर जेट है, उसमें थोड़ा सा तालिबान पिछड़ जाता है, इसलिए पाकिस्तान आए दिन एयर स्ट्राइक करके आ जाता है। यहां तक कि वहां के बेचारे मासूम लोगों को, बहुत सारी तस्वीरें आती है, मासूमों को मार दिया जाता है, सिविलियन इलाकों में वो एयर स्ट्राइक करके आ जाता है। तो क्या अब रशिया के साथ मिलकर के तालिबान एयर पावर भी हासिल करेगा? और एयर पावर हासिल करेगा तो पाकिस्तान के साथ उसके लड़ाई किस स्तर पर जाएगी और पाकिस्तान के क्या हालात होने वाले, ये आप समझ सकते हैं। अब तीसरी खबर, तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह आई कि रशिया ने एक प्रपोजल दिया है। रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि रूस से भारत के बीच में डायरेक्ट रेल लाइन आनी चाहिए। रूस और भारत का अभी व्यापार काफी कम है। आप इस व्यापार का यूं समझिए कि भारत 4 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर ही रूस को एक्सपोर्ट कर पाता है और रूस से इंडिया में आता है 63 बिलियन डॉलर के लगभग का, लगभग 58 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है, यानी कि हम घाटे में रहते हैं व्यापार में। समझना इस बात को। अब अगर अमेरिका के साथ में तो हम सरप्लस में हैं। ये जो रेल रूट प्रपोज किया गया है, अगर आप इस नक्शे के जरिए देखिए तो कहां कहां आता है? रशिया से यह आता है तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान से आता है ईरान में, ईरान से अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान पाकिस्तान होकर के इंडिया में आता है। रशिया का यह कहना है कि भारत तक पहुंचने के लिए, अब आप अगर इतिहास में भी जाएंगे ना, जब सोवियत रूस अकेला दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, तब भी इन पश्चिम वालों को, अमेरिका को और ब्रिटेन वालों को सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि व्यापारिक तौर पर
रूस, जो सोवियत रूस है, वो किसी भी हालात में हिंद महासागर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर अब आप यूं समझिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको वापस डिटेल में बताता हूं कि ये हिंद महासागर है, इंडिया के नीचे वाला यहां पर जो समुद्री मार्ग है वो हिंद महासागर है। रशिया अगर इंडिया तक रेल मार्ग से कनेक्ट होता है तो अकेला इंडिया तक कनेक्ट नहीं होता है, रशिया इसके जरिए पूरे के पूरे जो साउथ एशियन रीजन है उससे कनेक्ट होता है, पहला। दूसरा, रशिया यहां से जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनसे शॉर्ट में कनेक्ट होता है। तीसरा, इधर वाली जो ये कंट्रीज उगती हैं उनके साथ भी वो बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाता है। यानी कि व्यापार की दुनिया में रशिया जो बेचारा ऊपर नॉर्थ पोल के पास होने की वजह से, समुद्री मार्ग जो वाटर रूट है वो उसके पास बहुत कम होने की वजह से, और फिर जब उसको आना पड़ता है बहुत घूम के आना पड़ता है। इसे आसान भाषा में मैं आपको नक्शे के जरिए भी समझाने की कोशिश करूंगा कि रूस को जब व्यापार करना होता है ना तो वो कैसे परेशान होता है। जैसे ये रशिया है, आज रशिया को अगर इंडिया तक आना होता है या तो वो यहां से इतना घूम करके आएगा इंडिया तक, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता रशिया के पास क्या पड़ता है, वो इधर से इस रूट से होते हुए, इन समुद्री मार्गों से होते हुए, यहां से होते हुए इंडिया तक पहुंचता है। और सिर्फ इंडिया क्यों काउंट करो, आप इंडिया से आगे दूसरे कंट्रीज को भी काउंट करो। पूरे ये साउथ एशियन कंट्रीज है, इधर श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ईरान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब के साथ व्यापार में उसको इतना लंबा रूट फॉलो करना पड़ता है। और अब अगर यहां से रशिया इस समुद्री मार्ग से, जो कैस्पियन सागर है, इससे आप तुर्कमेनिस्तान पर आ जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए अगर इंडिया आते हैं तो इंडिया के बाद में आपका जो ये आगे वाला, जो ये साउथ एशियन वाला, जो ये पूरा का पूरा रीजन है, ईस्ट एशिया है, ये पूरा का पूरा रीजन है, वो आपके व्यापार के दायरे में आ जाता है। और ये टेंशन बढ़ाएगा अमेरिका के लिए, चैलेंज बनेगा अमेरिका के लिए। और साथ में वो जब यहां पहुंच जाएगा तो इधर भी बहुत, ये जितने भी देश हैं इनसे भी रशिया बहुत आसानी से और शॉर्टकटली कनेक्ट हो पाएगा। ये आपने देखा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये आपने नक्शा देख लिया होगा। हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के लिए भी ये रूट क्यों महत्वपूर्ण है। आपको याद है मैंने इसी चैनल पर, इसी पेज पर पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी पर लाल बहादुर शास्त्री जैसे ही खतरे का जिक्र किया था। उसमें मैंने सेंट्रल एशिया का जिक्र किया था और कहा था सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए इस समय बहुत जरूरी है। और रूस भी ये कोशिश कर रहा है कि भारत सेंट्रल एशिया से जुड़ जाए। सेंट्रल एशिया के पास में गोल्ड है, सेंट्रल एशिया के पास में कॉपर है, सेंट्रल एशिया के पास में रेयर अर्थ मिनरल है। यानी कि 21वीं सदी के व्यापारिक दुनिया में जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे बड़ी जरूरत है, आज चाइना के सामने ज्यादा उड़ नहीं पाता। डोनाल्ड ट्रंप भी फड़फड़ाता है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल के एज अ रॉ मटेरियल और उसके प्रोसेसिंग दोनों पर चाइना की मोनोपोली है। रशिया चाहता है कि ये जो सेंट्रल एशिया कौन सा आता है, ये जो आपको नीले कलर का दिख रहा है, ये समुद्री इलाका है, कैस्पियन सागर है। इसके इस कैस्पियन सागर से इधर की तरफ, रूस से नीचे की तरफ, ईरान और अफगानिस्तान से ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला जो इलाका है ये सेंट्रल एशिया है। अब सेंट्रल एशिया चाइना के जस्ट पास में पड़ता है। तो अगर इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ में रिश्ते अच्छे कर लें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि ताशकंद जाने वाले प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान ताशकंद जाकर के फिर वहां पर वो क्यों हैं, ताशकंद के जो विदेश मंत्री अभी कुछ समय पहले भारत आए थे उन्होंने क्या क्या ऑफर दिए, ये तमाम बातें, डिफेंस मिनिस्टर आए थे, विदेश मंत्री, तो उन्होंने क्या क्या इंडिया को ऑफर दिए उसको लेकर के डिटेल में आपने समझा होगा। तो ये आप सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए समझ गए। अगर हम सेंट्रल एशिया में अपनी मजबूत पहुंच बनाते हैं, रूस के साथ व्यापारिक तौर पर कनेक्ट होते हैं और यहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल है, गोल्ड है, कॉपर है, उसमें अगर इंडिया की जो पहुंच और भागीदारी दोनों अगर मजबूत होती हैं तो फिर हम रेयर अर्थ मिनरल के मामले में चाइना की मोनोपोली को तोड़ेंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सेंट्रल एशिया का खैर डिटेल में नक्शा है। आप अगर कैस्पियन सी के इस साइड में ये वाला जो इलाका है ये सेंट्रल एशिया में आता है। आप अगर इसको अलग से समझना चाहते हैं तो भी ये वो देशों की सूची है जिसको आप समझ सकते हैं। अब आखिरी खबर जिसकी मैंने बात की थी, कब बात की थी, मैंने कहा था कि जब वो जो आइस ब्रेकर शिप वाली है, जो बर्फीले इलाकों में चलने वाली, बर्फ पर चलने वाली शिप्स की मैं जब बात कर रहा हूं, चाइना को परेशान करने वाली खबर, तब मैंने कहा था चौथी खबर से कनेक्ट कीजिएगा। और चौथी खबर शशि थरूर से जुड़ी हुई है। शशि थरूर, पार्लियामेंट की एक कमेटी है
विदेश मामलों की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी, उसने 30 जुलाई को सरकार को एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी सिफारिश अगर कुछ है तो वो ये है कि भारत को अपना पोलर एम्बेसडर नियुक्त करना चाहिए। पोलर एम्बेसडर का मतलब जो ध्रुवीय एम्बेसडर है, जो उत्तरी ध्रुव बर्फ वाला इलाका है, जो दक्षिणी ध्रुव बर्फ वाला इलाका है, उनके लिए अलग से राजदूत नियुक्त करना चाहिए। वो खाली बर्फ का इलाका है, वहां कोई देश नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमको राजदूत नियुक्त करना चाहिए। ऐसा क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये कमेटी कितनी महत्वपूर्ण है। संसद के 30 सदस्यों की कमेटी है और ये कोई शशि थरूर अकेलों का सुझाव नहीं है। ये जो कमेटी है वो कितनी महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस कमेटी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी है, मैं कुछ अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बात कर रहा हूं, राघव चड्ढा है, कांग्रेस के मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के हैं, वो इस कमेटी के अंदर मेंबर है। इसके अलावा भी तमाम दूसरे जो नेता है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस कमेटी के मेंबर है, रविशंकर प्रसाद इस कमेटी के मेंबर है। तो ये कमेटी आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जब ओवैसी है, इसमें राघव चड्ढा है, मनीष तिवारी है, अभिषेक मनु सिंघवी है, ये तमाम, अभिषेक बनर्जी है, ये तमाम लोग इस कमेटी के मेंबर है। इस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि हमें अपना पोलर एम्बेसडर नियुक्त करना चाहिए। अब आप दो तरह से देखिए, एक तरफ हम रूस से बर्फीले इलाकों में युद्ध लड़ना सीख रहे हैं तो चाइना को मुसीबत होगी। दूसरा, चाइना जो पोलर एम्बेसडर पहले से नियुक्त करके इंडिया से एज बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, अगर हम रूस के साथ मिलकर के आइस ब्रेकर शिप्स की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लेते हैं और अगर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में अपनी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक अप्रोच अगर बढ़ाते हैं तो भी हम किसका मुकाबला कर रहे हैं, किसको काउंटर कर रहे हैं? चाइना को। हालांकि अगर जो आइस रूट है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि बर्फीले इलाकों के नए व्यापारिक रूट अगर एक्सप्लोर किए जाते हैं तो फिर अमेरिका द्वारा जो ये पानी वाले स्थापित व्यापारिक रूट है वो चैलेंज होंगे और इससे तकलीफ अमेरिका को होगी और रूस का दुनिया में व्यापार बढ़ जाएगा। अभी रूस के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज है समुद्री मार्गों तक उसकी कम पहुंच, और सबसे ज्यादा जो देशों का व्यापार अगर कनेक्टेड है तो वो ज्यादातर हिंद महासागर, अरब सागर, इनसे कनेक्टेड है और यहां बहुत शॉर्ट कनेक्टिविटी रूस की है नहीं, रूस को बहुत घूम करके आना पड़ता है। तो ये वो 4 खबरें थी, चारों खबरों में भारत के लिए गौरव वाली खबर आप कह सकते हैं। लेकिन तालिबान के साथ में रशिया का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान को परेशान करेगा। बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों में कैसे युद्ध लड़ा जाए, कैसे हथियारों को पूरी कैपेसिटी के साथ में रन किया जाए, यह खबर जो रूस के साथ मिलकर इंडिया कर रहा है, इससे चाइना परेशान होगा। नए रेल रूट से पाकिस्तान को थोड़ी बहुत टेंशन होगी, लेकिन पाकिस्तान तो क्या है, कटोराबाज है। ग्वादर पोर्ट चाइना को भी दे देगा, उसके पास वाला पश्चिमी पोर्ट अमेरिका को दे देगा, और रूस कहेगा मैं यहां से रूट लाना चाहता हूं तो वो भी हाँ भर देगा, क्योंकि उस रूट के बहाने अपना भी तो व्यापार चलेगा। तो चाइना तो इस मामले में तो पाकिस्तान कटोरेबाज है, उसको रूस से भी मदद मिलेगी तो वो ले लेगा, और रूस को इंडिया तक सीधी पहुंच बनानी है किसी भी हाल में, क्योंकि इस समय अगर आप कारोबार देखेंगे ना तो हम अमेरिका के साथ में 40-45 बिलियन डॉलर साल का प्लस में रहते हैं, यानी कि हम कमाते हैं। प्लस का मतलब यह है कि हम उनको जितना ज्यादा का माल बेचते वो हमको कम का बेच पाते हैं। रशिया के मामले में अभी इंडिया सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर का ही माल बेच पाता है, रशिया हमको ज्यादा बेचता। उसकी भी एक रीजन है, आप समझो, इंडिया को कोई व्यापारी होगा, उसको एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कपड़ा बेचना है। अब उसका जब कपड़ा यहां से इंडिया से रवाना होकर ओमान पहुंचता है तो छोटा रूट तय करना पड़ता है, कम टाइम में पहुंच जाता है, शिप्स का जो किराया है वो कम लगता है, तो फिर यहां माल सस्ता रहेगा, तो इसको यहां पर माल ज्यादा बिकेगा। थोड़ा दूर आओ, यहां तक बिकेगा। फिर अगर हम रूट को देखते हैं इंडिया के लिए, तो अगर इंडिया इस रूट से जाता है या इस रूट से पूरा घूमकर आता है या इन अफ्रीकन कंट्रीज में आता है तो आसान है, लेकिन उसको रशिया तक जाने के लिए बहुत लंबा रूट। अगर मैं शॉर्ट से शॉर्ट रूट की भी बात करूं तो इंडिया इधर से गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, या ये आपके रेड सी से होते हुए, यहां से रास्ते से होते हुए, यहां से होते हुए ऊपर करके यहां रशिया पहुंचेगा। इतने लंबे रूट में इंडिया का माल पहुंच नहीं पाता है, तो इंडिया के व्यापारी रशिया में ज्यादा माल भेज नहीं पाते हैं। अगर यहीं से शॉर्ट में रेल का रूट अगर हम पहुंच जाते हैं रशिया, तो फिर कितना भारत का व्यापार रशिया के साथ बढ़ेगा, और रशिया से भारत के जो छोटे छोटे कारोबारी है, व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कितना ज्यादा माल बेच करके पैसा कमाएंगे।
इन चारों खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो अमेरिका के मैं बार-बार जो खिलाफ बोलता हूं, इसकी वजह से अमेरिकन बेस्ड जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने हमारी रीच को काफी कम कर दिया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। शुक्रिया।